वेलकम टू मसल मेट 101। हमने रिसेंटली स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट खत्म किया है और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट आपको पता है कहाँ पे, अगर आपने पिछली वीडियो देख ली है तो ये हमारा स्टर्नम है, क्लेविकल है और ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है। इनके नीचे बीच में कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट्स होते हैं, तो ये पूरा जॉइंट हम कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा लेटरली अगर जाएं हम तो यहाँ पे आता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्कैपुला ऑरेंज कलर का बना रखा है और जो एक्रोमियन है उसको अलग से हाईलाइट रेड से कर रखा है और क्लैविकल हमारा ग्रीन ही कलर का है। तो आगे जो भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे वो सेम कलर के होंगे। तो अब एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट आपका जो बन रहा है वो बन रहा है आपका लेटरल एंड ऑफ क्लैविकल से। और एक्रोमियन एक बड़ा प्रोसेस है, तो उसके एंटीरोमीडियल पार्ट में एक छोटा सा फेसेट होता है जहाँ पे क्लैविकल जाके जुड़ता है। तो ये फॉर्म होता है लेटरल एंड ऑफ क्लैविकल और एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एक्रोमियन, या फिर फेसेट हम बोल सकते हैं, जो कि वहां पर है। अब हमारा जो एसी जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है। हम यहाँ पे इजीली पाल्पेशन कर सकते हैं, मूवमेंट टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एसी जॉइंट स्प्रेन में हम क्लैविकल को आगे पुश करके देख सकते हैं कि पेन यहाँ पे प्रोवोकेट हो रहा है कि नहीं। तो हम इजीली प्रोवोकेशन टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि सोर्स ऑफ पेन जो है वो हमारा एसी जॉइंट है। लेकिन एग्जैक्ट कॉज पता करने के लिए कि उस एसी जॉइंट में पेन हो क्यों रहा है, हमको पता होना चाहिए कि हमारा पूरा जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है वो किस तरीके से कोऑर्डिनेटेडली मूवमेंट करता है। हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ये सारे कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो इसीलिए अभी हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से कपल करता है स्कैपुलोथोरैसिक मूवमेंट को और ग्लिनोह्यूमरल मूवमेंट को। तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के दो मेन फंक्शन है यहाँ पे। पहला फंक्शन कि जो भी अपर एक्सट्रीमिटी का लोड आ रहा है, जो भी फोर्सेस आ रहे हैं हमारे मीडियली डायरेक्टेड फोर्सेस जो आ रहे हैं हमारे, उसको हमारे ये जो यहाँ पे हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है जो कि स्ट्रॉन्ग जॉइंट है, यहाँ पे उसको ट्रांसमिट करने के लिए। और दूसरा मोबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि हमारा स्कैपुला जो है वो इजीली अलग अलग प्लेन में मूवमेंट कर सके। अभी अगर हमारा आर्म साइड में अबडक्टेड होके ऊपर जाता है तो ये जो ग्लिनोइड कैविटी है स्कैपुला की, इसको भी ऊपर की तरफ जाना है। तो अगर इस स्कैपुला को ऊपर मूव होना है तो यहाँ इस जॉइंट में मूवमेंट होनी चाहिए और इस जॉइंट की वजह से इधर मूवमेंट होनी चाहिए, तो ही जो स्कैपुला है उसका वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो पाएगा और वो हमारे रिब केज पे लगी रहेगी। तो जो हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है वहां पे इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो फोर्स ट्रांसमिशन करवा सके थ्रू क्लेविकल टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और इतनी मोबिलिटी हो सके कि वो इजीली वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करा सके हमारा स्कैपुला का थोरैक्स के ऊपर। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो सबसे पहले टाइप देख लेते हैं किस टाइप का ये जॉइंट होता है। तो जैसे कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हमने देखा था कि उसके जो दो सरफेसेस थे उसमें कनकेव कन्वेक्स दोनों ही, जो दो सरफेसेस दोनों में ही कनकेव कन्वेक्स पार्ट था। ठीक है, और वो इनकॉन्ग्रुएंट सरफेस थे और उनको हमने बोला था कि वो सैडल टाइप का जॉइंट है। सैडल टाइप का जॉइंट जनरली ऐसे बनता है और दो प्लेन्स में मूवमेंट प्रोवाइड करता है, एक ऐसे और एक ऐसे। लेकिन हमने देखा था कि जो कनकेव और कन्वेक्स पार्ट है वो बहुत ही सब्टल है हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में। तो इसीलिए कुछ जगह पे उसको प्लेन जॉइंट भी बोला गया है, क्योंकि एक तो जो आर्टिकुलर सरफेसेस है उनमें जो कनकेव और कन्वेक्स पार्ट है वो बहुत थोड़ा सा है, जो कर्व्स हैं वो बहुत कम डायमीटर्स के हैं, और दूसरा यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखने को मिला था, जो कि एक टिपिकल प्लेन जॉइंट में हमको देखने को मिलता है। एक प्लेन जॉइंट एक जगह पे साइड टू साइड ट्रांसलेट हो सकता है, ऊपर नीचे ट्रांसलेट हो सकता है और रोटेट हो सकता है। सेम ही चीज हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में हो रही थी। एक तो ऊपर नीचे की साइड को मूवमेंट, एक आगे पीछे की साइड को मूवमेंट जो कि प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन में, और एक हमारा इसी एक्सिस में रोटेशन। तो इसलिए हमने इस जॉइंट को सैडल जॉइंट और प्लेन जॉइंट दोनों कहा था। इस जॉइंट में भी जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट हैं और अलग अलग पॉपुलेशन में ये अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल में। तो हो सकता है जो हमारा एक्रोमियन है वो कनकेव हो और जो क्लैविकल है वो कन्वेक्स हो, या हो सकता है उल्टा हो, एक्रोमियन हमारा कन्वेक्स और ये क्लैविकल हमारा कनकेव हो, या हो सकता है दोनों ही कनकेव कन्वेक्स हो हमारे इस जॉइंट की तरह।
बट मोस्ट कॉमनली जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस होते हैं, जो हमारा एक्रोमियन होता है उसमें एक फेसेट होता है जो कि कनकेव होता है, और जो हमारा क्लैविकल है वो कन्वेक्स होता है मोस्ट केसेस में। पर ये जो डायमीटर्स है ये बहुत ही मिनिमल होते हैं, इसलिए इसको प्लेन जॉइंट ही माना जाता है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट पे, वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जो कि हम मेन 3 मोशंस पढ़ेंगे हम एसी जॉइंट के: एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन, डाउनवर्ड अपवर्ड रोटेशन और एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग। हमें पता है कि किसी भी जॉइंट में मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो सकते हैं, 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल। तो यहाँ पे ये जो 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके अलावा हमारे क्लैविकल में ट्रांसलेटरी मोशंस भी होते हैं, लेकिन वो बहुत मिनिमल होते हैं। तो मेन जो हम मूवमेंट के बारे में बात करेंगे एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट की, वो हम इन 3 मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसीलिए हम बोलेंगे एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, क्योंकि ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको प्रोवाइड करता है, और ये एक प्लेन टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। अब आ जाते हैं हम इसके आर्टिकुलर सर्फेसिस पे। तो इसके आर्टिकुलर सर्फेसिस कैसे है वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि आर्टिकुलर सर्फेसिस वेरिएबल हो सकते हैं। हो सकता है दोनों के दोनों सर्फेसिस फ्लैट हो, या हो सकता है कि कोई एक कनकेव हो कोई एक कन्वेक्स हो, या उल्टा हो सकता है कोई एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव हो। इसके अलावा जो एंगुलेशन बनती है दोनों जॉइंट के बीच में, वो भी डिफर करती है अलग अलग पॉपुलेशन में। जैसे कि यहाँ पे जो एक्रोमियन और क्लैविकल है ये वर्टिकली ओरिएंटेड है, ठीक है, दोनों के दोनों सर्फेसेस ऐसे हैं। तो हमारे अलग अलग लोगों में जो इसकी ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल से 40 to 50 डिग्री तक इंक्लाइन हो सकती है दोनों साइड में, किसी भी साइड को। और जो मीडियल एंगुलेशन है 50% पॉपुलेशन में मीडियल एंगुलेशन देखने को मिल सकती है, 25% में वर्टिकल और इनकॉन्ग्रुएंट एंगुलेशन देखने को मिल सकती है, और 5% पॉपुलेशन में लेटरल एंगुलेशन हमको देखने को मिल सकती है। अब आ जाते हैं हम इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क पे। तो जैसे कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे हमने यहाँ पे देखा था, एक इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क है जो इस जॉइंट को कॉन्ग्रुएंट बना रही है और शॉक एब्जॉर्बेंस में हेल्प कर रही है। सेम काम यहाँ पे भी डिस्क का है कि ये हमारे जो इनकॉन्ग्रुएंट सर्फेसेस है यहाँ पे इनको कॉन्ग्रुएंट बना रही है और शॉक एब्जॉर्बेंस में हेल्प कर रही है। अब यहाँ पे जो डिस्क है वो फाइब्रोकार्टिलेजिनस भी हो सकती है और फाइब्रस भी हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क थी। यहाँ पे शुरू में जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं बीच में कुछ। जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती रहती है तो ये जो स्पेस है थोड़ा सा बढ़ता है और जो डिस्क है वो फाइब्रोकार्टिलेजिनस बनने लगती है कुछ कुछ पार्ट में जहाँ पे फोर्सेस ज्यादा आ रहे होते हैं। धीरे धीरे जैसे कि एडोलेसेंट से हम आगे बढ़ते जाते हैं ये डिस्क वापस से फाइब्रस होने लगती है और 4th डिकेड के बाद ये पूरी फाइब्रस हो जाती है और इसका कोई काम नहीं रहता। यहाँ पे ये वेस्टिजियल पार्ट की तरह रह जाती है। अब यहाँ पे जो डिस्क का शेप है, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था डिस्क ओब्लिकली ओरिएंटेड थी और डिस्क कंप्लीट थी। यहाँ पे जो डिस्क है वो कंप्लीट भी हो सकती है, वो मेनिस्कॉइड भी हो सकती है और वो वेज शेप भी हो सकती है। मतलब ऊपर और नीचे सिर्फ एक वेज होगा या फिर कंप्लीट होगी या फिर मेनिस्कॉइड होगा, जैसे कि हमारे नी में होते हैं मेनिस्कस। अब यहाँ पे जो डिस्क है इनके बीच में परफोरेशंस भी होती है और यहाँ पे भी डिस्क का डीजेनरेशन जैसे जैसे एज के साथ बाकी जॉइंट्स में होता है वैसे ही यहाँ पे भी डिस्क का डीजेनरेशन होने लगता है एज के साथ। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमारी इंट्राआर्टिकुलर डिस्क होती है वो कॉन्ग्रुएंसी प्रोवाइड करती है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे जॉइंट को और फोर्स डिसिपेशन में हेल्प करती है। दूसरा, डिस्क परफोरेटेड होती है और किसी भी शेप की हो सकती है, मेनिस्कॉइड हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है या ऊपर नीचे 2 वेजेस हो सकते हैं। उसके अलावा डिस्क डीजनरेशन जल्दी स्टार्ट हो जाती है और 40th डिकेड के बाद प्रोग्रेस करने लगती है, जो कि नॉर्मल है एजिंग प्रोसेस के साथ। और ये डिस्क ये बीच में दोनों जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है उनके बीच में, और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है दोनों जॉइंट का। अब आ जाते हैं हम कैप्सूल पे जो कि जॉइंट के बाहर है। अब ऊपर और नीचे आपको लिगामेंट्स दिख रहे हैं, ऐसी चारों तरफ एक जॉइंट कैप्सूल है जो इस एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे AC जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट्स। So the AC joint stability is provided mainly by these 2 ligaments, acromioclavicular ligament and coracoclavicular ligament. So acromioclavicular ligament जो acromion से clavicle तक जा रहे हैं और पूरी कैप्सूल बना रहे हैं जिसमें
सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर फाइबर्स हैं हमारे एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के। और ये लिगामेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है हमारे एसी जॉइंट में। ये लिगामेंट को आगे पीछे डिस्प्लेस होने से बचा रहा है। अब इसमें से जो सुपीरियर फाइबर्स होते हैं इस लिगामेंट के, सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और 90% जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के फाइबर्स, उनमें से 90% जो है सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट के जो फाइबर्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इसीलिए एक तो जो एंटीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट्स हैं हमारे एक्रोमियोक्लेविकुलर, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है। दूसरा जो सुपीरियर फाइबर्स हैं हमारे, ये वाले ऊपर की साइड, ये रीइंफोर्स हो जाते हैं ऊपर डेल्टोइड और ट्रेपीजियस मसल से भी। तो यहाँ ऊपर से हमारी डेल्टोइड और ट्रेपीजियस मसल भी जा रही है। इसकी वजह से भी जो सुपीरियर कैप्सूल है वो ज्यादा हेल्प करती है हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। अब एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के अलावा एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट और है हमारा, जो कि है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हमारे इस कैप्सूल के अंदर। ये अटैच हो रहा है हमारे कोराकोइड प्रोसेस से लेकर हमारे क्लेविकल तक। ये जो पर्पल कलर का है ये हमारे हैं कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के दो फाइबर्स हैं, एक कोनॉइड और दूसरा ट्रेपेजॉइड। ठीक है, तो जो कोनॉइड है, कोनॉइड थोड़ा सा कोनिकल होता है इस तरीके से, जो नीचे कोराकोइड प्रोसेस से होते हुए ऊपर कोनॉइड ट्यूबरकल होता है हमारे क्लेविकल के इंफीरियर पार्ट में। तो यहाँ इंफीरियर पार्ट में कोनॉइड ट्यूबरकल है जहाँ पे ये जाके अटैच होते हैं और जस्ट स्टार्ट होते हैं हमारे, जहाँ पे ये स्कैपुला की नॉच आती है यहाँ से स्टार्ट होते हैं और पीछे की साइड से थोड़ा सा स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कोनॉइड है, कोनॉइड सेंट्रोमीडियल या पोस्टीरोमीडियल फाइबर होता है, पीछे से शुरू होता है, कोनिकल होता है और ऊपर कोनॉइड ट्यूबरकल पे जाके अटैच हो जाता है हमारे क्लेविकल के। उसी के लेटरली दूसरे फाइबर्स होते हैं जो कि होते हैं ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड फाइबर्स क्वाड्रेंगुलर होते हैं, मतलब ऐसे ट्राइंगल की जगह सीधे जा रहे होते हैं, क्वाड्रेंगुलर होते हैं और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली जो है ओरिएंटेड होते हैं। जो हमारे कोनॉइड फाइबर्स थे वो वर्टिकली ओरिएंटेड थे। इनकी जो अटैचमेंट है हमारे कोराकोइड प्रोसेस पे थोड़ा सा आगे की साइड है। ठीक है, जैसे इनकी अटैचमेंट मैंने बोला था थोड़ा सा पीछे की साइड से शुरू हो रही है, तो ये पोस्टीरोमीडियल थे, ये एंटीरो लेटरल है, आगे की साइड से शुरू हो रहे हैं और लेटरल साइड को है, और इसीलिए ये थोड़ा सा इस ओरिएंटेशन में है। ठीक है, वर्टिकल की जगह थोड़ा सा इस ओरिएंटेशन में, क्योंकि आगे से शुरू होके फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो इसीलिए ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है और हमारे जॉइंट में इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोनॉइड वर्टिकली ओरिएंटेड है, इसीलिए सुपीरियर ट्रांसलेशन ऑफ क्लेविकल को रोक रहा है हमारे, और जो हमारा ट्रेपेजॉइड लिगामेंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एंटीरियर पोस्टीरियर जो हमारे क्लेविकल की मूवमेंट है एक्रोमियन के ऊपर, उसको रोक रहा है। तो जैसे कि एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट में मैंने बताया कि 90% पूरे एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट में से सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट पार्टिसिपेट कर रहा है 90% स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। उसी तरीके से जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है हमारे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की, वो उसमें जो सारे एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट का जो रोल है वो 50 to 90% होता है। बाकी सारा का सारा रोल हमारे कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट का होता है, दो ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं हमारे कैप्सूल के साथ। और अगर इन जॉइंट में डिसरप्शन हो भी जाती, इस कैप्सूल में डिसरप्शन हो भी जाती है एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के, तो भी स्ट्रॉन्ग कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट उसको होल्ड कर सकते हैं और एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसलेशन जो है हमारे क्लेविकल की और सुपीरियर ट्रांसलेशन जो है हमारे क्लेविकल की, उसको रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ दो लिगामेंट्स होते हैं जिनका फंक्शन और ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दी। इन दोनों लिगामेंट्स के अलावा यहाँ पे एक और लिगामेंट है जो कोराकोइड प्रोसेस से एक्रोमियन तक जा रहा है, जिसको हम कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट्स बोलते हैं। तो इसका एज सच कोई रोल नहीं है हमारे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की स्टेबिलिटी में, लेकिन जब हमारे ये दोनों लिगामेंट रप्चर हो जाते हैं, तो जब सर्जिकली रिकंस्ट्रक्ट करना होता है इनको, तो हम इस लिगामेंट को यूज कर सकते हैं रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये तो हो गई एसी जॉइंट कैप्सूल। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो कि आगे जब इंटीग्रेटेड फंक्शन में आपको बताऊंगा तब भी बताऊंगा, कि यहाँ पे जो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट है हमारा,
ये क्लैविकल और स्कैपुला के बीच में है ऐसे। अब अगर ये सोचो कि हमारा जो स्कैपुला है उसको अगर ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, ये हमारा स्कैपुला ऐसे है, इसको अगर ऊपर की तरफ जाना है, क्लैविकल यहीं पे रहेगी, ठीक है, क्लैविकल भी साथ साथ क्योंकि ऊपर तो जाएगी स्कैपुला के। तो अब ये दोनों जब ये इससे जुड़े हुए हैं, जो हमारा स्कैपुला है वो हमारे क्लैविकल से यहाँ से अटैच्ड है, तो ये ऊपर कैसे जाएगा, ठीक है, स्कैपुला ऊपर जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे क्लैविकल में पोस्टीरियर रोटेशन होती है। अब ये इंफीरियर लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो फाइबर्स हैं ये क्लैविकल के नीचे लगे हुए हैं। तो जब ये स्कैपुला ऊपर जा रहा होगा, इसी टाइम पे हमारा जो क्लैविकल है वो पोस्टीरियरली रोटेट हो रहा होगा। ये कैप मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, कैप का ये जो हुक है वो नीचे है, और अब जब ये स्कैपुला ऊपर जा रहा होगा तो ये ऐसे पोस्टीरियरली रोटेट हो रहा होगा, जिससे कि ये जो कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट है ये थोड़े से स्लैक हो जाएंगे। स्लैक होंगे तो हमारे पोस्टीरियर रोटेशन की वजह से इसके स्लैक होने की वजह से जो स्कैपुला है वो बाहर को अब मूव कर पाएगा। इसीलिए जब हमारा आर्म एलिवेट होता है तो पोस्टीरियर रोटेशन होती है हमारे क्लैविकल की, जो कि स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट में मैंने आपको बताया था कि 50 डिग्री तक पोस्टीरियर रोटेशन अवेलेबल होती है। और हमारे कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट इस वजह से स्लैक हो जाते हैं, और इस स्लैकनेस की वजह से ही हमारा जो स्कैपुला है वो ऊपर को जा पाता है। तो इसको मैं एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये हमारा मेनुब्रियम हो गया, ये हमारी क्लैविकल हो गई, अब ये हमारा स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बन गया, ये हमारा एक्रोमियन है, ये एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, और ये पीछे स्कैपुला है, ठीक है। इस तरीके से ये ओरिएंटेड है। अब अगर हमारे स्कैपुला को ऊपर जाना है इस तरफ को, और यहाँ हमारे नीचे जो है हमारे आ रहे हैं कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट, तो ये ऊपर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि नीचे कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट है। तो इसीलिए हमारा जो क्लैविकल है वो पोस्टीरियरली रोटेट होएगा, ये पोस्टीरियरली रोटेट होएगा इस तरीके से, ताकि ये जो लिगामेंट्स हैं ये स्लैक हो जाएं थोड़े से, और हमारा जो स्कैपुला है ऊपर मूव कर सके। तो होप आपको समझ आ गया होगा। जब मैं इंटीग्रेटेड मोशन पढ़ाऊंगा तब आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी एक चीज रह गई यहाँ पे, वो ये है कि ये जो कोनॉइड और ट्रेपेजॉइड लिगामेंट्स है, इन दोनों के बीच में एक बरसा होता है जो कि इन दोनों को सेपरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं या तो कोरैकोक्लैविकुलर बरसा जो इन दोनों के बीच में है, या फिर सुप्रा कोराकोइड बरसा, ठीक है, जो कोराकोइड के ऊपर है। तो ये बरसा इन दोनों लिगामेंट्स के बीच में होता है।